संविधान दिवस था जी। स्टेज के पास आज के महत्वपूर्ण फैसले क्या हुए? महत्वपूर्ण फैसले ये है कि सरकार सभी मोर्चे पर विफल साबित हुई है। ना स्थानीय नीति इस राज्य में मिल पाई, ना यहाँ के राज्य के लोगों को पहचान मिल पाया। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि झारखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग एक दुकान बनकर रह गया है और जो असली संघर्षशील योद्धा झारखंड निर्माण के दौरान रहे हैं वो अपने पहचान के मोहताज हैं। और आज किसी को भी, जैसे ज़मीनों का किसी तरीके से आप रजिस्ट्री और म्यूटेशन करते हैं, किसी को भी झारखंड आंदोलनकारी का टैग दे दिया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल सामने आया। लेकिन जो महत्वपूर्ण हमारे 9-10 संकल्प रहे हैं, मैं आपको गिना देना चाहता हूँ। चाहे वो स्थानीय नीति का सवाल हो, चाहे नियोजन नीति का सवाल हो, चाहे पुनर्वास नीति का सवाल हो, चाहे आरक्षण का सवाल हो निजी क्षेत्र में, चाहे आप आउटसोर्सिंग एजेंसी में आरक्षण का सवाल हो, चाहे पेशा कानून की बात हो, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, चाहे इस झारखंड के अंदर नियुक्ति कैलेंडर की बात हो, चाहे जेएसएससी की बात हो, चाहे जेपीएससी की बात हो, उन तमाम मसलों पर और मुद्दों पर ये सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सरकार कागजों में तो ये कहती है कि हम सब चीज़ को लागू करेंगे, लेकिन अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा बलिदान दिवस के समय पर कि क्या ये सरकार हिसाब देने के लिए तैयार है कि वो 75% नौकरी आपने कहाँ से दिया है। तो हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि तमाम निजी क्षेत्र की कंपनियों से हम लोग हिसाब मांगेंगे कि बताओ हमारे सीईओ साहब और जीएम साहब कि आपने कितने लोगों को इस अधिनियम का, कानून का पालन करते हुए निजी क्षेत्र में 75% का रिजर्वेशन दिया है। जातिगत जनगणना की हम लोगों ने सराहना की कि हमारी ये पुरानी मांग रही है। झारखंड के जो मूल विषय हैं, झारखंड और झारखंडियत और झारखंड के आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड कैसा होना चाहिए, इन पहलुओं पर बातचीत हुई। मुख्य सवाल यहाँ पर यही उभर कर सामने आया है कि ये सरकार पूरी तरीके से सरकारी फंड का दुरुपयोग करती है और जिस तरीके से 2500 रुपया को बांटा गया वोट लेने के लिए और सरकार फिर कहने लगी कि हम अब कुछ लोगों को कटौती करेंगे, उनको इसका लाभ नहीं देंगे। तो हम लोगों ने यह सवाल उठाया है कि सरकार ने किस पॉलिसी के तहत उन लोगों को पैसे दिए थे और अब किस पॉलिसी के तहत पैसे वापस ले रहे हैं। अगर पैसा गलती से कई लोगों को ट्रांसफ़र हुआ तो ये एक नौकरशाही की भूल थी, तो क्या नौकरशाही को दंडित किया गया, और नहीं किया गया तो हम लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। इन तमाम पहलुओं पर आज यहाँ पर बातचीत हुई। अधिनियम है, सीएनटी एसपीटी एक कानून है और 5वीं अनुसूची अपना एक क्षेत्र है। अगर आज की तारीख में पेशा कानून लागू होता और किसी भी ज़मीन का आप अधिग्रहण करने जाते तो ग्राम सभा की आपको सहमति बहुत ज़रूरी होती। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। बड़का गाँव में एक इलाका है गोंदलपुरा, वहाँ पर अडानी आई ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए। कंपनी ने फर्जी ग्राम सभा बना लिया और उसके बाद उसको ये कहा कि ग्राम सभा ने हमें एनओसी दे दिया है, उसके आधार पर उसको ओपन कास्ट माइनिंग मिल गई। तो ये एक बड़ा लूप होल्स है। जब आप ग्राम सभा को सशक्त नहीं करेंगे और सिर्फ भाषणों में ये कहेंगे कि ना लोकसभा ना विधानसभा, ग्राम सभा सबसे बड़ी है, तो सिर्फ आप भाषणों तक सीमित रह जाते हैं। रिम्स 2 का जहाँ तक मसला है, मैं गया था वहाँ, 267 एकड़ ज़मीन का मसला है। और नगड़ी के इलाके में जब वहाँ पर बना था आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उस वक्त भी एक बड़ा विवाद हुआ था। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये हमारी खेतीहर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भूइंहरी ज़मीन भी है और ये आदिवासियों की ज़मीन है, इसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है। जब रिंग रोड बना उस इलाके में, नगड़ी में, तो वहाँ पर 13 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण हुआ रिंग रोड बनने के दौरान। और हमने अध्ययन किया कि 13 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण में मात्र 1,60,000 रुपया मुआवजा लोगों को मिला। क्या 13 एकड़ ज़मीन की कीमत 1,60,000 रुपये हो सकती है? तो 267 एकड़ का वो जो ज़मीन का मामला है रिम्स 2 का, वो आदिवासियों की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, वो अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ मसला है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस पहलू पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या रिम्स 2 कहीं और बनाया जा सकता है। अगर उनकी ज़मीन बचाई जा सकती है तो ज़मीन बचाया जाना चाहिए। इसी मामले में कांग्रेस दो फाड़ होता नजर आ रहा है। एक तरफ बंधु तिर्की कह रहे हैं कि यहाँ रिम्स का निर्माण नहीं हो सकता, यह बहुफसली ज़मीन है। दूसरी तरफ इरफान अंसारी कह रहे हैं कि बंधु तिर्की बाबूलाल की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। तो क्या कांग्रेस में कुछ देखिए, ये तो इनके दल का आंतरिक मसला है, उसके प्रवक्ता इस पहलू पर अपनी बातचीत रखेंगे। मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ कि कौन दल वाले क्या कर रहे हैं। मैं इस पहलू के लिए जिम्मेवार हूं कि अगर 267 एकड़ ज़मीन नगड़ी में अधिग्रहण किया जा रहा है, अगर वहां रिम्स 2 बनाने की बात कही जा रही है और ग्रामीण सड़क पर बैठे, मैं आंदोलन में गया था, मैं सड़क पर उनके साथ बैठा था, हमने उनसे जब उनकी भावना को जानने की कोशिश की, उनका यही कहना है कि हमसे ये कहा गया कि यहाँ पर IIM बनेगा, उसके बाद ये कहा गया कि एम्स बनेगा, फिर कहा गया कि रिम्स 2 बनेगा। आप इस बात को भी जानते हैं कि जब किसी ज़मीन का अधिग्रहण होता है और आप परियोजना को 4 वर्षों में लागू नहीं कर पाते हैं, चालू नहीं कर पाते हैं, तो ज़मीन फिर रैयत को वापस हो जाती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आ रहा था बलिदान दिवस में, गोड्डा से हमारे साथी फ़ोन किए कि जिंदल ने यहाँ ज़मीन एक्वायर किया, प्रोजेक्ट नहीं लगा और उसके बाद हम लोग मुआवजा मांगते हैं या ज़मीन वापस मांगते हैं तो नहीं मिलता। तो बहुत बड़ी नीतिगत खामियां इस राज्य के अंदर। लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन और कंपनसेशन, ये एक सबसे बड़ा मसला है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और मुआवजा, इस पेच में पूरी सरकार फंसी हुई। आपको एक छोटा उदाहरण देते हैं सरकार की प्राथमिकता का। केरेडारी के जोरदाग में एक स्कूल है,
उत्क्रमित मध्य विद्यालय हजारीबाग का इलाका है, एनटीपीसी ने वहाँ पर अधिग्रहण कर रखा है। 1 साल पहले डीएमएफटी फंड के 1 करोड़ 44 लाख रुपए से विद्यालय बना दिया गया। अधिग्रहित क्षेत्र में कोई नया निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन पैसे के बंदरबाट के लिए स्कूल बना दिया। अब कंपनी कह रही है कि स्कूल को तोड़ेंगे क्योंकि वहाँ से कोयला निकालना है। अब उस स्कूल को बनाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये सरकार की प्राथमिकता क्या है आप देख लीजिए। स्कूल बनाएंगे फिर उसको तोड़ेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। ये तो माना जाए कि रिम्स ग्रुप में अच्छू पार्टी जो है बंधु तिर्की के साथ है, मतलब बंधु तिर्की जो बोल रहे सही बोल रहे हैं। हम झारखंड और झारखंडियत के साथ हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हैं, ज़मीन रैयतों के साथ हैं। किसी दल के क्या विचार हैं उसको अध्ययन करने के बाद बताया जा सकता है, लेकिन हम वहाँ के रैयतों के साथ खड़े हैं, ये बात बताना चाहते हैं। सोशल जस्टिस का है और हम लोगों ने बार बार यही कहा है कि जितनी जिसकी संख्या होगी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और जातीय जनगणना के बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना है। और इस बार आपको ये समझना होगा कि झारखंड के अंदर जो लोग आज ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है कि ओबीसी को कम से कम 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये सरकार 14% का रिजर्वेशन देती है। तो आज जाति जनगणना का जब फैसला सामने आया है, तो भविष्य में जो इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सामाजिक न्याय का सपना कैसे साकार होगा। तो हम लोगों ने इसकी मांग बहुत पुरजोर तरीके से बुलंद की थी और यहाँ पर चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे यहाँ पर हमारे तमाम आदिवासी समुदाय के लोग हों, एससी क्लास के लोग हों, आरक्षण उनका हक है, उनको वो मिलना चाहिए। और जातीय जनगणना के बाद ये चीज़ें और भी स्पष्ट और पारदर्शी जनगणना तक तो ठीक है। आपके जो आइडियोलॉजी को कोई नहीं मानेगा तो हम बिरसा को भी मानते हैं, तो हमें क्रांति करना भी आता है, गांधी को भी मानते हैं हम लोग, अहिंसा के भी रास्ते पे चलते हैं, सिद्धू कान्हू को भी मानते हैं, नीलांबर पीताम्बर को भी मानते हैं, तिलका मांझी को भी मानते हैं, विनोद बाबू को भी मानते हैं, निर्मल महतो को भी मानते हैं। तो हमारे जो वैचारिकी का जो प्रभाव है उसमें एक बहुत बड़ा सम्मिश्रण है। तो कोई ये कहेगा कि हम आपकी इस बात को नहीं मानेंगे, अलायंस पार्टनर कोई हो सकता है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन आजसू की अपनी विचारधारा है। आजसू की विचारधारा झारखंड और झारखंडियत है। हम झारखंड और झारखंडियत से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं और साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एक एक व्यक्ति का अधिकार है, आरक्षण एक एक व्यक्ति का अधिकार है। अंबेडकर जी ने यह अधिकार दिया है और इससे कोई किसी को अलग नहीं कर सकता, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। झारखंड के अंदर अंतिम सर्वे सेटलमेंट और खतियान स्थानीयता का आधार होना चाहिए। इस राज्य के कौन निवासी हैं उनकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार 32 पर आई थी, जो सर कह रहे थे कि अभी टी शर्ट पहनकर लोग जाते हैं सदन के अंदर और अपनी कर्तव्य के बारे में कहते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। तो टी शर्ट पहन करके जाने से नहीं होगा। इस वक्त आप सरकार में हैं, आप इस कानून को लागू करिए। ये कहते हैं ना कि पेशा कानून हम लागू करना चाहते हैं, पेशा कानून पर कई बहस छिड़ी। पेशा कानून तो और आदिवासियों को सशक्त करेगा, ग्राम सभा और सशक्त होगी, यहाँ के आदिवासियों का पारंपरिक रीति रिवाज संरक्षित होगा। तो फिर क्यों नहीं ये पेशा कानून को लागू करते हैं? ये सरना धर्म कोड के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि सरना धर्म कोड, इससे पहले जब आदिवासी धर्म कोड हुआ करता था तो 1961 में इन लोगों ने ख़त्म किया था। तो इनकी बातों में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत विरोधाभास है। इसलिए साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि झारखंड और झारखंडियत का जो मसला है वो आजसू ही हल कर सकेगा और इसी बिंदु पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।